कहानी की शुरुआत में हमें किंग वी जूम को दिखाया जाता है, जो कि एक टॉप स्टूडेंट होता है और उसकी पढ़ाई को देखकर हर कोई उसकी तारीफ करता रहता था। लेकिन उसकी जिंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं थी, क्योंकि घर आने के बाद उसका फादर पूरी रात उससे पढ़ाई करवाता था और अगर किम कोई गलती कर देता तो उसको मार भी पड़ती थी। लगातार इतना प्रेशर में रहने की वजह से किम डिप्रेशन का शिकार होने लगता है और हर रात उसको ऐसा महसूस होता था कि जैसे उसका कोई गला दबा रहा हो। ऐसे वक्त में सिर्फ उसका म्यूजिक प्लेयर ही उसको सुकून देता था, इसलिए वो हमेशा हेडफोन्स पहने रखता था। कुछ समय के बाद किम का ट्रांसफर एक नए स्कूल में हो जाता है। टीचर उसके रिकॉर्ड्स को देखकर बहुत ही खुश होते हैं, लेकिन किम के चेहरे पर कोई इमोशन नहीं होता। वो एक रोबोट की तरह दिखाई दे रहा होता है। क्लास में आने के बाद टीचर सभी स्टूडेंट्स को एक पेपर देता है, जिसमें उन्हें अपने फ्यूचर ड्रीम के बारे में लिखना था। लेकिन उस रात किम का फादर बिना उसकी मर्जी के उस पेपर में डॉक्टर बनना लिख देता है। अगले दिन किम स्कूल पहुंचता है, जहाँ पर एक बुली जिसका नाम होनगिल होता है एक स्टूडेंट को मार रहा होता है। किम पहले तो उस पर ध्यान नहीं देता और चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाता है, लेकिन तभी होमगिल गलती से उसका म्यूजिक प्लेयर गिरा देता है। जब किम उसे उठाने लगता है तब वो देखता है कि होमगिल बार बार उस स्टूडेंट को सर पर मार रहा होता है। ये देखकर किम को अपने फादर की बात याद आ जाती है और उसका गुस्सा बाहर आ जाता है। फिर वो सबके सामने होमगिल पर चिल्लाता है। किम का ऐसा रिएक्शन देखकर सभी स्टूडेंट्स बहुत ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि किसी ने भी पहले होमगिल के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं की थी। होमगिल को भी गुस्सा आ जाता है कि एक नया स्टूडेंट उसको चैलेंज कैसे कर सकता है। फिर वो सीधा किम के पास आता है और उसको जोर से लात मार देता है। होमगिल की इतनी दादागिरी के बाद वहाँ पर मौजूद कोई भी स्टूडेंट उसको रोकने की हिम्मत नहीं करता और बेल बजने के बाद वो रुकता है। स्कूल खत्म होने के बाद होमगिल और उसके दोस्त फिर से किम का रास्ता रोक लेते हैं और उससे पैसे के बारे में पूछते हैं। जैसे ही किम अपना वॉलेट निकालता है, होमगिल उसे छीन लेता है और अंदर बहुत ही सारे पैसे देखकर समझ जाता है कि किंग एक अमीर फैमिली से है। उसके बाद होमगिल जबरदस्ती किंग से अपना फोन नंबर सेव करवाता है और धमकी देता है कि मेरे मैसेज का रिप्लाई 10 सेकंड के अंदर आना चाहिए, वरना पिटाई होगी। लेकिन किम के चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था, जिसे देखकर होमगिल के दोस्त को लगता है कि किम उसे बिल्कुल भी नहीं डरता। दूसरी तरफ घर पहुंचने के बाद किंग फिर से वही रूटीन को फॉलो करता है, जहां पर उसका फादर उसको पढ़ाई करवाता है। अगले दिन स्कूल जाते वक्त उसका फादर उसको वार्निंग देता है कि अगर अगले टेस्ट में कम मार्क्स आए तो उसको लोअर क्लास में भेज दिया जाएगा। इसी बीच होमगिल का मैसेज आता है, जिसमें वो किम को ब्रेड लाने के लिए कहता है, लेकिन किम उस मैसेज को इग्नोर करके फोन को बंद कर देता है। क्लास में पहुंचते ही होमगिल उस ब्रेड के बारे में पूछता है तो किम कहता है कि वो भूल गया। ये सुनते ही होमगिल गुस्से में उससे हेडफोन छीन लेता है और उसका म्यूजिक प्लेयर देखने लगता है। फिर वो कहता है कि अब ये म्यूजिक प्लेयर मेरा है। ये सुनकर किम तुरंत उसे अपना म्यूजिक प्लेयर वापस मांगता है, क्योंकि उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। लेकिन होमगिल उसकी बात सुनने की बजाय उसका मजाक उड़ाने लगता है। इसके बाद भी किंग हार नहीं मानता और बार बार अपना म्यूजिक प्लेयर वापस मांगता रहता है। तब होमगिल कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें ये वापस दे देता हूँ। जैसे ही किम उसके पास आता है, होमगिल जानबूझकर म्यूजिक प्लेयर को जमीन पर गिरा देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, उस म्यूजिक प्लेयर को पैर से कुचल भी देता है और किम को गुस्से भरी नजरों से देखने लगता है। फिर वो किंग के सर पर मारकर उसको गाली देने लगता है। ये सब देखने के बाद किंग का गुस्सा अपने कंट्रोल से बाहर हो जाता है और फिर वो सीधा होमगिल को मुक्का मार देता है। किम का मुक्का लगते ही होमगिल पीछे जाकर यूनी के डेस्क से टकराता है, जिससे कि यूनी की नींद खुल जाती है। यूनी चुपचाप अपने चश्मे पहनकर सीधे साइड में खड़ा हो जाता है और दूसरी तरफ होमगिल अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाता। फिर वो अपने दोस्तों को क्लासरूम का दरवाजा बंद करने के लिए कहता है और सीधा किम पर अटैक कर देता है। इसके बाद दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है और क्लासरूम की डेस्क और चेयर भी इधर उधर गिरने लगती है। बाकी स्टूडेंट सिर्फ खड़े होकर ये सब देख रहे होते हैं। काफी देर तक फाइट चलने के बाद किम होमगिल को जमीन पर गिरा देता है और उसका गला पकड़ लेता है। किम इतने गुस्से में होता है कि वो लगभग अपना होश खो बैठता है। होमगिल के दोस्त उसको बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन यूनी उन्हें रोक कर कहता है कि ये उन दोनों की फाइट है। तभी किम को होश आता है और होमगिल का गला छोड़ देता है। उसके बाद वो तुरंत अपने म्यूजिक प्लेयर को चेक करने लगता है, लेकिन होमगिल अब भी हार मानने को तैयार नहीं था और वो कुर्सी उठाकर किंग पर हमला करने की कोशिश करता है, पर किम पलटकर उसको दो जोर से मुक्के मार देता है। अब की बार होमगिल पूरी तरीके से हार चुका था। इसके बाद किम अपने हेडफोन्स पहन लेता है ताकि वो खुद को शांत कर सके। फिर वो अपनी सीट पर बैठकर आराम से होमवर्क करने लगता है, जैसे कि अभी कुछ हुआ ही ना हो। स्कूल खत्म होने के बाद यूनी उसके पीछे आता है और उसकी फाइटिंग स्किल की तारीफ करता है। साथ ही वो किम को वार्निंग भी देता है कि होमगिल के दोस्त इतनी आसानी से उसे बदला लेना नहीं छोड़ेंगे। दूसरी तरफ क्राम स्कूल जाते वक्त किम बार बार आज की फाइट के बारे में सोच रहा होता है। उसको पहली बार किसी को हराकर अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। इसी वजह से वो बस इतना खो जाता है कि अपना स्टॉप मिस कर देता है और क्राम स्कूल पहुंचने में लेट हो जाता है। जब वो घर वापस आता है तो उसके फादर उसे लेट होने के लिए पूछता है। किम झूठ बोल देता है कि बस में उसकी आंख लग गई थी। फिर जब उसका फादर पढ़ाई और टेस्ट के बारे में बात करने लगता है तो किम टीवी की आवाज बढ़ा देता है, जिसके बाद उसका फादर उससे पढ़ने के लिए रूम में जाने को कहता है और किम फिर से अपनी वही प्रेशर वाली जिंदगी में लौट जाता है। घर जाते ही किम जैसे ही अपने रूम में जाता
जाता है तब उसको अपना मर चुका हुआ बड़ा भाई दिखाई देता है। उसका भाई उसको एक म्यूजिक प्लेयर देता है और कहता है कि जब भी मुश्किल वक्त आए तो दिल से म्यूजिक सुना करो। अपने भाई को देखकर किम बहुत ही हैरान हो जाता है क्योंकि उसके पास उसे कहने के लिए बहुत ही कुछ था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता उसके फादर रूम का दरवाजा खोल देते हैं। तब किम को समझ में आता है कि ये सिर्फ उसका एक इल्यूजन था। अगले दिन स्कूल पहुंचते ही होंगिल और उसके दोस्त फिर से किम के पीछे पड़ जाते हैं। किम खुद आगे बढ़कर उनसे माफी मांगता है, लेकिन होंगिल अब भी उसको माफ करने के मूड में नहीं था। रिसेस के दौरान किम बाथरूम में होता है और तभी होंगिल का दोस्त सुजोन वहाँ पर आ जाता है और सभी स्टूडेंट्स को बाहर भेज देता है और किम के सामने आकर खड़ा हो जाता है। सुनजुन किम से पूछता है कि क्या तुमने होंगिल के साथ बदतमीजी की थी। किम उसको सच बताने की कोशिश करता है कि गलती होंगिल की थी, लेकिन सुनजुन उसकी बात पूरी नहीं सुनता और सीधा उसके चेहरे पर मुक्का मार देता है। सुनजुन मार्शल आर्ट्स जानता था, इसलिए उसका अटैक काफी पावरफुल था और किम को चोट लग जाती है। उसके बाद वो किम को घुटने पर बैठकर माफी मांगने के लिए कहता है। तभी अचानक से होमरूम टीचर बाथरूम में आ जाता है। टीचर को पहले लगता है कि स्टूडेंट्स यहाँ पर छुप कर कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन जब वो किम की हालात को देखता है तो सब कुछ समझ जाता है। फिर टीचर यूनी को किम को इन्फेरानी ले जाने के लिए कहता है और सुनजुन को डांटना शुरू कर देता है। टीचर उसको ट्रांसफर स्टूडेंट को मारने के लिए बेवकूफ तक कह देता है, जिससे कि सुनजुन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। क्लास में वापस आने के बाद यूनी लगातार किम के साथ बात करने की कोशिश करता रहता है। वो किम को एडवाइस देता है कि अगर सुनजुन से फाइट की तो बॉक्सिंग मत करना बल्कि रेसलिंग करना, क्योंकि जीतने का चांस बढ़ जाएगा। लेकिन किम का किसी के साथ लड़ने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए वो यूनी को अपने काम से काम रखने के लिए कहता है। कुछ देर के बाद किम को पता चलता है कि उसका म्यूजिक प्लेयर फिर से गायब हो चुका है। तभी होंगिल का कॉल आता है और वो किम को एक जगह पर बुलाता है। होंगिल कहता है कि अगर अपना म्यूजिक प्लेयर वापस लेना है तो यहाँ पर आ जाओ। किम तुरंत वहाँ के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ यूनी को भी कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए वो चुपचाप किम के पीछे पीछे चला जाता है। जब दोनों उस जगह पर पहुँचते हैं तब सुनजुन किम के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे फाइट करने के लिए चैलेंज दे देता है। सुनजुन किम से कहता है कि अगर तुम जीत गए तो तुम्हें हमारे म्यूजिक प्लेयर वापस मिल जाएगा, लेकिन किम फाइट को नहीं करना चाहता था, पर सुनजुन उसको कोई मौका नहीं देता और सीधा उस पर हमला कर देता है। शुरुआत में किंग पूरी तरीके से डिसएडवांटेज में होता है और सुनजुन लगातार उसको मार रहा होता है, लेकिन हर बार गिरने के बाद भी किम तुरंत खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर सुनजुन भी बहुत ही हैरान हो जाता है। किम पढ़ाई में जीनियस था, इसलिए फाइट के दौरान भी वो सुनजुन के अटैक और उसकी स्पीड को ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा होता है। कुछ ही देर में उसको सुनजुन के फाइटिंग पैटर्न समझ में आ जाते हैं। फिर अगले फाइट में किम उसको ट्रैक करके एक जोरदार काउंटर अटैक कर देता है। ये देखकर सुनजुन गुस्से से पागल हो जाता है और बिना सोचे समझे लगातार हमला करने लगता है। तब किम को यूनी की बात याद आती है कि रेसलिंग करोगे तो जीतने के चांस रहेगा। मौके को देखकर किम सुनजुन को पकड़ लेता है और उसको धक्का देते हुए सीधा सीढ़ियों की तरफ ले जाता है, जिसकी वजह से दोनों सीढ़ियों से नीचे गिर जाते हैं। किम तो बच जाता है, लेकिन सुनजुन की टांग पूरी तरीके से इंजर्ड हो जाती है। इसका फायदा उठाकर किम उसको और मारने लगता है, जिससे कि सुनजुन खड़ा तक नहीं हो पाता। अब सुनजुन सिर्फ अपना सर बचाने की कोशिश कर रहा होता है। ये सब देखकर होंगिल की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि किम सुनजुन को भी हरा देगा। उसके लिए किम अब किसी मोस्टर से कम नहीं लग रहा था। इसके बाद किंग होंगिल को इशारा करता है और होंगिल डर के मारे तुरंत उसका म्यूजिक प्लेयर वापस कर देता है। फाइट खत्म होने के बाद किंग बाथरूम में जाकर अपने शरीर पर लगे खून को साफ करने लगता है। वहीं यूनी उसकी फाइट की तारीफ करता है और किम उससे पूछता है कि तुम मेरी इतनी हेल्प क्यों कर रहे हो, जिस पर यूनी कहता है कि पहली बार तुम्हें देखते ही मुझे लगा था कि तुम एक टैलेंटेड फाइटर हो। तभी किंग के फोन पर उसके फादर का मैसेज आता है, क्योंकि उसकी एक्स्ट्रा क्लास शुरू हो चुकी थी। मैसेज देखते ही किम घबरा जाता है और यूनी से शर्ट मांग लेता है ताकि उसके कपड़े पर लगे खून के निशान छुप सके। यूनी भी उसकी मदद करता है और उसको एक क्रीम देता है, जिससे कि वो अपने चेहरे के चोट को छुपा सके। दूसरी तरफ सुनजुन के हारने की खबर उसके सीनियर तक पहुंच जाती है। ये सुनकर उसका सीनियर ली ह्यूक बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि सुनजुन एक सीधे साधे पढ़ाकू लड़के से हार गया था। फिर ली ह्यूक सुनजुन को डांटते हुए कहता है कि फाइट में सिर्फ मुक्के मारना ही सब कुछ नहीं होता। उसके बाद वो सुनजुन और उसके दोस्तों को ऑर्डर देता है कि किसी भी तरह किम को हराने का रास्ता ढूंढो। ली ह्यूक के प्रेशर में आकर सुनजुन का एक बहुत ही बड़ा रिस्क लेने का फैसला करता है। एक दिन जब किम स्कूल से निकल रहा होता है तब सुनजुन बाइक लेकर उसके पीछे आ गया। जैसे ही दोनों थोड़ी सी सुनसान जगह पर पहुंचते हैं, सुनजुन ने लकड़ी के डंडे से किम के सर पर पीछे से दे मारा। ये देखकर यूनी भी शॉक हो गया और तुरंत किम की हालत को चेक करने गया। किम की गर्दन से खून बह रहा था, इसलिए यूनी एम्बुलेंस को बुलाना चाहता था, लेकिन किम ने मना कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके पेरेंट्स को इस बारे में पता चले। इतना कहने के बाद वो बेहोश हो गया। बेहोशी की हालत में किम को अपने बड़े भाई सुगोन की मौत की याद आने लगती है। उसे याद आया कि उस समय उसकी माँ इतना रोई थी कि उसके आंसू तक खत्म हो गए थे। जब किंग की आंख खुली तो यूनी उसे हॉस्पिटल ले गया था। होश में आते ही किम ने 6 नीडल निकाल दी, क्योंकि उसे टूटरिंग सेंटर जाना था। यूनी ने उसे रोकने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन तभी किंग के माँ बाप
हॉस्पिटल पहुंच गए। अपने बेटे को उस हालात में देखकर दोनों बहुत ही हैरान हो गए और पूछने लगे कि आखिर क्या हुआ था। किम कुछ जवाब नहीं दे पाया, इसलिए यूनी ने तुरंत झूठ बोल दिया कि किम सीढ़ियों से नीचे गिर गया था और उस रास्ते पर पहले भी बहुत ही लोग गिर चुके हैं। किम के पिता ने फिर से यूनी से उसके ग्रेड्स के बारे में पूछा। यूनी ने शर्माते हुए कहा कि वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है। ये सुनकर किम के पिता थोड़े निराश नजर आए। यूनी ने ये बात तुरंत समझ ली और बहाना बनाकर वहाँ से चला गया। यूनी के जाने के बाद किंग लगातार अपने पेरेंट्स से माफी मांगता रहा। तब उसके पिता ने उसकी तरफ देखकर कहा कि उसे ज्यादा सावधान रहना चाहिए और खुद को चोट लगने या फिर बीमार पड़ने से बचाना चाहिए। दूसरी तरफ हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बैठी किम की माँ एक एक्सीडेंट के पेशेंट को अंदर लेकर जाते हुए देखा। उसे देखकर उन्हें अपने मरे हुए बेटे सुगोम की याद आ गई। इसी वजह से उनकी तबीयत अचानक से खराब होने लगी और उन्हें सांस लेने में दिक्कत महसूस हुई। तभी सुनजुम उनके पास आया और उनकी हालत के बारे में पूछने लगा। सुनजुम की स्कूल यूनिफॉर्म देखकर किम की माँ को लगा कि उनके बेटे का दोस्त है जो कि उसे देखने के लिए आया है। सुनजुम समझ गया कि उन्हें गलतफहमी हुई है, लेकिन उसने सच बताने की वजह चुप रहना ही ठीक समझा। जब किंग की माँ ने बताया कि किम अब ठीक है, तब सुनजुम ने राहत की सांस ली, क्योंकि उसे तब तक डर लग रहा था कि कहीं उसे ज्यादा जोर से वार तो नहीं कर दिया। जब किंग की माँ उसे रूम के अंदर लेकर जाने लगती है, तब सुनजुम ने जल्दी से कोई बहाना बनाकर मना कर दिया। उसी वक्त किंग की माँ की नजर सुनजुम के चेहरे पर लगी चोट पर पड़ती है। उन्होंने चिंता से कहा कि उसे दवा लगानी चाहिए और अगर उनका बेटा इस हालात में होता तो उसकी माँ कितनी परेशान होती। ये बात को सुनकर सुनजुम का दिल हिल गया। उसने अचानक उनसे माफी मांगी और वहाँ से भाग गया। घर लौटने के बाद किम की माँ ने उसे अगले दिन स्कूल की छुट्टी लेने को कहा, लेकिन किम ने मना कर दिया। उसने कहा कि अगर वो एक दिन भी मिस करेगा तो उसके ग्रेड्स गिर सकते हैं। तब अचानक उसकी माँ ने उससे पूछा कि क्या उनसे नाराज है। वो उससे बात करना चाहती थी, लेकिन किम ने कहा कि उसे पढ़ाई करनी है और सीधा अपने कमरे में चला गया। अगली सुबह सुनजुम पहली हॉलवे में किम का इंतजार कर रहा था। किम उसके पास आया और बोला कि उसके खिलाफ कोई भी दुश्मनी नहीं करेगा। जो हुआ सो हुआ, अब इस बात को यहीं पर खत्म कर देना चाहिए। लेकिन सुनजुम ने पहले चुप रहने और सबका ध्यान अपनी तरफ खींचना बंद करने को कहा, क्योंकि वो खुद भी अभी ली हुक के प्रेशर में ही था। दूसरी तरफ सुनजुम ने ली हुक को समझाने की कोशिश की कि किम अब कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, लेकिन ली हुक ने उसकी एक बात नहीं सुनी। उसने कहा कि उसे तुरंत किम के पास ले चलो। सुनजुम कुछ बोल पाता उससे पहले होंगिल रास्ता दिखाते हुए ली हुक को क्लास तक ले गया। यूनी ने समझ लिया कि ली हुक फिर से हंगामा करने वाला है, इसलिए किम के पास गया और बोला कि अगर लड़ाई हुई तो होमरूम टीचर को सब रिपोर्ट कर देगा। ये सुनकर ली हुक गुस्से में यूनी और किम को देखने लगा। फिर उसने दोनों को स्कूल के रूफटॉप पर आने का ऑर्डर दिया। रूफटॉप पर पहुंचते ली हुक ने बैम्बू शॉट को किम की तरफ तान दी और पूछा कि उसने कितनी बड़ी हिम्मत कैसे आई। लेकिन किम ने बिना बहस किए सिर्फ माफी मांगी। उसने कहा कि गलती उसकी थी, इसलिए यूनी को माफ कर दिया जाए। किम की ये बात को सुनकर ली हुक भी थोड़ा सा निराश रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई दूसरे इंसान के लिए इतनी विनती करेगा। आखिर में उसने यूनी को साइड में हटने को कहा और बोला कि उसे फिलहाल छोड़ रहा है, लेकिन होंगिल और सुनजुन के साथ जो हुआ था उसका हिसाब अभी बाकी है। ये कहकर ली हुक ने सुनजुन को अपने पास बुलाया और किम के लिए सजा तैयार करने लगा। रूफटॉप पर ली हुक ने सबसे पहले किम से सुनजुन से माफी मांगवाई। उसके बाद उसने सुनजुन को ऑर्डर दिया कि वो किम को पीटे। ये सुनकर आसपास खड़े सब लोग बहुत ही मजा लेने लगे, लेकिन काफी देर तक सुनजुन ने कोई हरकत नहीं की और ये देखकर ली हुक का गुस्सा और बढ़ गया। उसने सुनजुन की टांग पर जोर से वार किया और फिर बैम्बू शॉट से उसे पीटना शुरू कर दिया। जितना ज्यादा ली हुक उसे मार रहा था, उतने ही आसपास खड़े लोग उत्सुक हो रहे थे। जब किम ने देखा कि सुनजुन दांत पीचकर सब कुछ सह रहा होता है, तो और चुप नहीं रह सका और वो सीधा आगे बढ़कर और बैम्बू शॉट पकड़ ली। फिर उसने यूनी से पूछा कि अगर ली हुक को हरा दिया जाए तो कितने लोग और प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। यूनी ने जवाब दिया कि बस 2 और लोग बचे। ये सुनकर किम ने बैम्बू शॉट को एक तरफ फेंक दी। अब बिना हथियार के ली हुक भी अब एक आम स्टूडेंट की तरह था। किम ने तुरंत उस पर हमला कर दिया। लड़ाई के दौरान ली हुक को मौका मिल गया और उसने दोबारा से बैम्बू शॉट को उठा लिया। हथियार मिलते ही उसका पलड़ा फिर से भारी हो गया। उसने गुस्से में किंग को कई बार जोर से वार किया और उसे नीचे गिरा दिया। उसके बाद ली हुक ने बैम्बू शॉट को किम के गर्दन पर रख दी और पूछा कि क्या उसे डर का मतलब पता है। उस पल किम को वो सारी बातें याद आ गई जब वो खुद को दर्द दिया करता था। चारों तरफ खड़े लोग ली हुक का नाम लेकर चीख रहे थे। तभी अचानक से सुनजुन आगे आया और उसने ली हुक को जोर से लात मारकर दूर गिरा दिया। सुनजुन की इस हालात से सब लोग बहुत ही हैरान हो गए। तुरंत कई लड़की उसे घेरने लगे, लेकिन ली हुक ने सभी को हटने को कहा। उसने बोला कि ये उसकी और किम की लड़ाई है। किम समझ गया था कि ली हुक की असली ताकत उसका बैम्बू शॉट है, इसलिए वो लगातार उसे छीनने की कोशिश कर रहा है। काफी मार खाने के बाद आखिर किम बैम्बू शॉट छीनने में कामयाब हो गया। उसने उसे दूर फेंक दिया और फिर लगातार पंचेस बरसाना शुरू कर दिए। ली हुक को संभलने का मौका भी नहीं मिला। आखिरी पंच इतना ताकतवर था कि ली हुक सीधा दूर जाकर गिरा और बेहोश हो गया। लड़ाई खत्म होते ही किंग ने बैम्बू शॉट उठाया और सबके सामने तोड़ दिया। उसके बाद वो चुपचाप आसमान की तरफ देखने लगा, जहाँ पर एक प्लेन उड़ता हुआ नजर आ रहा था। फिर हाथ धोते वक्त किम ने यूनी से पूछा कि वो बाकी 2 लोग कौन हैं, जिन्हें हराने के बाद ये सब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा।
जाएगा। किम के सवाल पर यूनी ने तुरंत बताया कि सिर्फ ग्रेड के 12 सियोंगुन कुन और जोनू बचे हैं। क्लास की तरफ लौटते वक्त किम को चलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। तभी एक स्टाइलिश कपड़ा पहने हुआ लड़का आया और उसकी मदद करने लगा। किम अभी समझ ही नहीं रहा था कि ये कौन है। तभी टीचर ने उस लड़के को सियोंगुन कुन कहकर बुलाया। टीचर ने पूछा कि वो स्टाफ रूम क्यों नहीं गया। सियोंगुन ने मुस्कुराते हुए कहा कि पहले वो इस इंजर्ड स्टूडेंट की मदद कर दें, फिर चला जाएगा। किम को क्लास तक छोड़ने के बाद सियोंगुन कुन ने मजाक में पूछा कि क्या उसके पास कुछ पैसे हैं, क्योंकि इतना अच्छा काम करने के बाद उसे प्यास लग रही है। किम को कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी उसने पैसे निकाल कर दे दिए। उस दिन ट्यूटरिंग सेंटर में किम का टेस्ट भी हुआ था। पिछले टेस्ट में उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया था, इसलिए उसे इंटरमीडिएट क्लास में शिफ्ट कर दिया गया। टेस्ट देते वक्त ही उसके दिमाग में लगातार लड़ाई की बातें चल रही थी। इसी वजह से उसका फोकस टूट गया। जब रिजल्ट आया तो उसे सिर्फ 94 मार्क्स मिले थे, जो इंटरमीडिएट क्लास में सबसे बेस्ट थे। टीचर ने उसका मजाक भी उड़ा दिया। एक्स्ट्रा क्लास खत्म होने के बाद किम की मुलाकात सियोंगुन कुन और उसके ग्रुप से हो गई। किम जानता था कि ये वही लड़का है जिसका नाम यूनी ने लिया था, इसलिए वो सब कुछ बड़ी जल्दी खत्म करना चाहता था। लेकिन सियोंगुन का एटीट्यूड बिल्कुल अलग था। उसने कहा कि आज उसका लड़ाई करने का कोई इरादा नहीं है, वो सिर्फ नॉर्मल तरीके से बात करना चाहता है। तभी किंग का पिता उसे लेने के लिए आ गया। कार में बैठते ही उन्होंने पूछा कि वो लोग कौन थे। किम ने झूठ बोल दिया कि वो सब एक ही स्कूल के स्टूडेंट हैं और यूनिफॉर्म को देखकर उसे कुछ पूछने आ गए थे। लेकिन उसके पिता एक नजर में समझ गए कि वो अच्छे लड़के नहीं है। उन्होंने किम को उनके साथ घूमने फिरने से मना कर दिया। फिर उन्होंने किम को समझाया कि पावर दो तरह की होती है, एक टेम्परेरी पावर और दूसरी लास्टिंग पावर। उनके हिसाब से असली ताकत वही है जो कि जिंदगी भर काम आए, इसलिए किम को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। कुछ देर के बाद किम ने नोटिस किया कि कार घर की तरफ नहीं जा रही है। जब उसने पूछा तो उसके पिता ने बताया कि इस वीकेंड वो उसके दादाजी के घर ले जाएंगे। फिलहाल वो उसके लिए एक सूट सिलवाने के लिए जा रहे हैं। सूट मारकर उनके परिवार का पुराना जाना पहचाना वाला था। बातों ही बातों में उसने किम के बड़े भाई के बारे में पूछ लिया और जानना चाहा कि वो कैसा है। ये सुनकर किम के पिता एक पल के लिए चुप हो गए। हैरानी की बात ये होती है कि उन्होंने ये भी नहीं बताया कि उनका बड़ा बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की और झूठ बोल दिया कि वो बिल्कुल ठीक है। अगले दिन जब किम क्लास में पहुंचा तो उसने देखा कि सियोंगुन कुन और जुनो पहले से ही क्लासरूम के बाहर उसका इंतजार कर रहे थे। सियोंगुन सीधा किम के बेंच तक आ गया। उसने कहा कि वो किम से लड़ाई करना नहीं चाहता। उसे किम काफी इंटरेस्टिंग लगता है, इसलिए वो उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। फिर सियोंगुन ने क्लासरूम के बाहर खड़े स्टूडेंट की तरफ इशारा किया। सिर्फ उसके एक कहने पर कोई भी उस क्लास में घुसने की हिम्मत नहीं कर रहा था और ये थी एक रूलर की पावर। लेकिन किम को इस पावर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी नजर में सियोंगुन बस एक और गुंडा था, इसलिए उसने साफ कह दिया कि उसे उसके साथ कोई दोस्ती या फिर खेलकूद नहीं करनी है। ये सुनकर सियोंगुन खुद हंस पड़ता है। उसने कोक की बोतल उठाई, ज्यादातर कोक पी ली और जो बची हुई थी वो सीधे किम के सर पर डाल दी। किम का गुस्सा तुरंत धधक गया। वो लड़ाई के लिए तैयार हो गया, लेकिन यूनी ने इशारा करके उसे शांत रहने को कहा, इसलिए किम ने खुद को रोक लिया। स्कूल के बाद किंग अपने पूरे परिवार के साथ अपने दादाजी का बर्थडे सेलिब्रेट करने गया। वहाँ पहुँचते ही उसके दादाजी ने उसके माँ बाप को लगभग इग्नोर कर दिया था और सीधा किम को अपने साथ बैंक्वेट टेबल पर लेकर गए थे। किम के परिवार में लगभग सभी डॉक्टर थे, सिर्फ उसके पिता ने मेडिकल करियर नहीं चुना था। इसी वजह से दादाजी आज तक उनसे खुश नहीं थे। उन्हें ये भी नहीं पसंद आया था कि किम को दूसरे स्कूल में ट्रांसफर किया गया। लेकिन जब किम ने कहा कि उसे नया स्कूल सच में बहुत ही पसंद है, तब जाकर दादाजी शांत हुए। पार्टी खत्म होने के बाद दादाजी किम को अपने रूम में ले गए और उसके लिए वाइन का गिलास भर दिया। किम ने मना कर दिया क्योंकि वो अभी माइनर था, लेकिन उसके दादाजी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। सच कहे तो किम के पिता से भी ज्यादा सख्त और डोमिनेटिंग उसके दादाजी थे, इसलिए मजबूरन किम को वाइन पीनी पड़ती है। बातचीत के दौरान पता चलता है कि जब किंग के पिता बिजनेस शुरू कर रहे थे तब दादाजी ने उनकी काफी मदद की थी। आज भी अगर दादाजी एक शब्द कह दे तो उनके पिता का बिजनेस रुक सकता था। फिर दादाजी ने किम को समझाया कि जब इंसान भागना चाहे तो उसे और ज्यादा सहना चाहिए। उनके मुताबिक किंग के पिता और उसके बड़े भाई उस मुश्किल वक्त को सह नहीं पाए थे। उनका मानना था कि सिर्फ सब कुछ बर्दाश्त करके कोई असली ताकतवर इंसान बन सकता है। इसके बाद इन्होंने किम को सलाह दी कि उसे अपने पुराने स्कूल में वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि वही कठिन कंपटीशन वाला माहौल उसे जिंदगी में और ऊपर लेकर जा सकता है। और उसका बड़ा भाई भी वहीं पर पड़ा था। ये सुनकर किम ने दादाजी की आंखों में देखा और कहा कि उसे अपना नया स्कूल बहुत ही पसंद है। अगर वो पुराने स्कूल में वापस गया तो वहाँ पर मर जाएगा। किम का ये जवाब सुनकर दादाजी भी बहुत ही हैरान हो गए। उन्हें लगा कि किम के पिता ही नहीं उसे कमजोर बना दिया। दादाजी के रूम से बाहर निकलने के बाद किंग एक टेबल के पास गया। वहाँ उसे फिर से अपने बड़े भाई की परछाई नजर आई, जिससे कि वो हमेशा की तरह उसके सामने खड़ा हो। किम अपने बड़े भाई की परछाई के पीछे पीछे चलता चलता अचानक से तालाब में गिर गया। सब लोग घबरा गए और उसका नाम पुकारने लगे। तब उसके पिता तुरंत पानी में कूदकर उसे बाहर ले आए। जब किम की माँ को पता चला कि दादाजी ने उसे अल्कोहल पिलाई थी तो वो नाराज हो गई, लेकिन दादाजी को अपनी गलती नजर नहीं आई। उनका मानना था कि बच्चों को सख्ती से पालना चाहिए। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि किम के बड़े भाई की मौत भी परिवार की कमजोरी की वजह से ही हुई थी।
अगले दिन किम ने फैसला कर लिया कि अब वो सियोन कुन का सामना करेगा। यूनी ने उसे रोकने की बहुत ही कोशिश की और कहा कि पहले उसकी टांग ठीक हो जाए, लेकिन किम अब और ज्यादा झुकना नहीं चाहता था। वो सीधा सियोन कुन की क्लास में पहुंच गया। वहाँ पर सियोन कुन आराम से कोक पी रहा था। सबको लगा कि किम कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन उसने बोतल उठाकर पूरी कोक सियोन कुन के सर पर डाल दी। ये देखकर सियोन कुन बहुत ही हैरान था, लेकिन गुस्सा होने की वजह हंसने लगा। किम वही लड़ाई खत्म करना चाहता था, जबकि सियोन कुन बाहर जाकर लड़ना चाहता था। जैसे सियोन कुन मुड़कर जाने लगता है, किम ने खड़ी बोतल उसकी तरफ फेंक दी। तभी टीचर आ गया और दोनों की लड़ाई रुक गई। टीचर के जाने के बाद सियोन कुन ने किम को लंच ब्रेक में क्लब रूम में मिलने को कहा। लंच ब्रेक के दौरान किम और यूनी क्लब में पहुंच गए। वहाँ पर सियोन कुन बड़े आराम से रूबी क्यूब को सोल्व कर रहा होता है। उसने आखिरी बार किम से पूछा कि क्या उसके साथ रहना चाहता है या फिर यहीं पर मरना चाहता है, लेकिन किम ने साफ मना कर दिया। वो बस इस सब को जल्दी से खत्म करना चाहता था, क्योंकि उसके घर जाकर पढ़ाई करना था। ये सुनते ही सियोन कुन ने रूबी क्यूब को अपने साथी को दे दिया और सीधा किम पर टूट पड़ा। शुरुआत में सियोन कुन के कुछ पंचेस किम को लगे, लेकिन थोड़ी देर में किंग ने अपने पलटवार करके उसको जमीन पर गिरा दिया। लेकिन सियोन कुन बाकी लड़कों जैसा बिल्कुल नहीं था। सियोन कुन बाकी लड़कों जैसा नहीं था, क्योंकि वो जुजुत्सु का एक्सपर्ट था और हारी हुई सिचुएशन को भी पलट सकता था। जमीन पर गिरने के बाद उसने तुरंत पलटवार किया और किम की गर्दन पकड़कर जोर से दबा दी। सांस रुकने का एहसास होते ही किम को फिर से अपने पुराने दर्द याद आने लगे। सियोन कुन इतनी देर तक उसकी गर्दन दबाता रहा कि किम का पूरा शरीर ही ढीला पड़ गया। तब जाकर उसने उसे छोड़ा और ये देखकर उसके साथी भी घबरा गए कि कहीं किम सच में ना मर जाए। किम को गिराने के बाद सियोन कुन का ध्यान यूनी की तरफ गया। उसने यूनी को अपनी टीम में शामिल होने का ऑफर दिया और कहा कि सीनियर्स उसका पूरा ख्याल रखेंगे, लेकिन यूनी ने मना कर दिया। उसने अपना चश्मा उतारा और लड़ाई के लिए तैयार हो गया। तभी जमीन पर खड़ा किम अचानक से हिलने लग गया। उसने धीरे धीरे अपनी सांसें नॉर्मल करनी शुरू की। ये देखकर सियोन कुन ने यूनी से कहा कि पहले वो किम का काम तमाम करेगा। कुछ ही पलों में सियोन कुन ने फिर से किम को पकड़कर नीचे गिरा दिया और उसका मजाक उड़ाने लगा। लेकिन इस बार किम ने अचानक से पूरी बाजी पलट दी। उसने सियोन कुन को जमीन पर दबा दिया और लगातार उसके चेहरे पर पंचेस बरसाने लगे। सिचुएशन खराब होती देखकर सियोन कुन का दोस्त जुनसु मदद के लिए आगे आता है, लेकिन यूनी ने उसे रोक दिया। अब दोनों तरफ अलग अलग लड़ाई चल रही थी। सियोन कुन मौका देखकर किम को पकड़ से बाहर निकल गया और कुछ देर के लिए यूनी और जुनसु की फाइट देखने लगा। ये लड़ाई ज्यादा देर तक नहीं चली और यूनी ने जुत्सु को हरा दिया। अब सियोन कुन और किम फिर से एक दूसरे पर टूट पड़े। इस बार सियोन कुन किम का हाथ तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आखिरी पल में किम ने पलटवार कर दिया। एक जोरदार किक ने सियोन कुन को चक्कर में डाल दिया। उसके बाद किंग ने वही मूव यूज किया जो कि सियोन कुन ने उस पर किया था। उसने सियोन कुन की गर्दन पकड़कर उसे बेहोश कर दिया। फाइट खत्म होते ही किम ने सियोन कुन के गैंग को वार्निंग दी कि अगर किसी ने फिर से उसकी पढ़ाई में दखल दी तो अंजाम बहुत ही बुरा होगा। तभी जब किम बाहर निकला, उसने आसमान में एक प्लेन को उड़ते हुए देखा। प्लेन को देखते ही उसे अपने बड़े भाई की याद आ गई। दूसरी तरफ उसकी माँ अब तक अपने बड़े बेटे की मौत के सदमे में बाहर नहीं आ पाई थी, लेकिन किम की हिफाजत के लिए उसने खुद को मजबूत बना लिया था और साइकोलॉजिस्ट की मदद से अपने दर्द को संभालना सीख लिया था। उस रात किम एक्स्ट्रा सर्कुलर क्लास में बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाया। जब टीचर ने देखा कि उसका होमवर्क पूरा नहीं हुआ तो उसने गुस्से में किम के सर पर मार दिया। टीचर का छूना ही किम को पसंद नहीं था, इसलिए उसने तुरंत टीचर का हाथ रोक दिया। ये देखकर टीचर और ज्यादा धधक गया और किम को क्लास से बाहर निकाल दिया। बाद में जब उसके पिता को इस बात का पता चला तो उन्होंने किम को डांट लगाई। किम की बात सुनने के बाद भी उन्हें लगा कि वो उनकी बात का विरोध कर रहा है। वो किम को मारने वाले थे, लेकिन आखिरी पल में रुक गए। फिर उन्होंने कहा कि वो सेंटर में माफी मांग लेंगे, लेकिन किम को अगले दिन खुद टीचर से माफी मांगनी होगी। पिता के जाने के बाद किंग ने फिर से हेडफोन्स पहने और अपने पुराने तरीके से खुद को चोट पहुंचाकर अपने इमोशन को कंट्रोल करने लगा। कुछ देर के बाद यूनी ने उसे बाहर बुलाया। किम को लगा कि सियोन कुन और उसके दोस्त फिर से कोई प्रॉब्लम कर रहे होंगे, लेकिन इस बार बात कुछ और ही थी। यूनी ने किम को एक वीडियो दिखाया जिसमें उसके पुराने स्कूल का बुली हांसू था। हांसू उन लोगों में से था जो कि दूसरों को परेशान करके बहुत ही मजा करता था। यूनी को लगता था कि किम बुली के खिलाफ लड़ने में सबसे बेहतर है, इसलिए उसने प्रपोजल दिया कि दोनों मिलकर स्कूल के सभी बुलिस को खत्म करेंगे। लेकिन किम ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि अब वो सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहता है। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। तभी एक लड़का दौड़ता हुआ किम के पास आया और उसका शुक्रिया अदा करने लगा। होंगिल को हराने के बाद उस लड़के को अब बुलिंग का सामना नहीं करना पड़ रहा था। किम ने कहा कि उसने ये सब किसी की मदद के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए किया था। जब किम ने उसकी दी हुई पानी की बोतल लेने से मना कर दिया तो लड़का थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया और ये देखकर यूनी ने खुद ही बोतल ले ली। उसी शाम किंग के पिता उसे एक बहुत ही सुंदर इवेंट में ले गए। वहाँ मेडिकल यूनिवर्सिटी के कई प्रोफेसर मौजूद
मौजूद थे। उनका मानना था कि अगर किम प्रोफेसर और उनके बच्चों से पहले ही अच्छा संबंध बना ले तो ये उसके फ्यूचर के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। इवेंट के दौरान सबसे मिलते जुलते किम की मुलाकात अचानक से हांसू से हो गई। हांसू को देखकर यकीन करना मुश्किल था कि ये वही लड़का है जो कि वीडियो में एक खतरनाक बुली दिख रहा था। बाहर से वो बहुत ही शरीफ और समझदार नजर आ रहा था। पता चला कि हांसू एक मशहूर प्रोफेसर का बेटा था। इतना ही नहीं, उसने डिसबेल्ड स्टूडेंट के सपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए अवार्ड भी जीता था। जब सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे तभी किम ने अचानक से स्कूल की वायलेंस का जिक्र छेड़ दिया। ये सुनते ही हांसू के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसके पिता ने तुरंत कहा कि ये सब झूठी अफवाहें हैं। किम के पिता को समझ में नहीं आया कि किम ने ऐसी बात क्यों बोली, इसलिए उसे बाहर ले गए और हांसू से माफी भी मांग ली। बाहर आकर उन्होंने किम को समझाया कि टैलेंटेड लोगों के खिलाफ ऐसी अफवाहें कम बात नहीं होती। लेकिन किम ने साफ कहा कि ये अफवाहें नहीं है। उसने अपनी आंखों से हांसू को दूसरे स्टूडेंट से पैसे वसूलते हुए देखा था। ये सुनकर उसके पिता गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं, एक जो दूसरों को दबाते हैं और दूसरे जो दबाए जाते हैं। दुनिया इसी तरह चलती है। फिर उन्होंने किम को कहा कि वो अपनी सच बदले और हांसू से माफी मांगे। इस बार किम चुप रहा। उसने कहा कि वो कभी हांसू जैसा इंसान नहीं बनना चाहता और अगर उसके पिता उस पर इसी तरीके से दबाव बनाते रहे तो शायद से उसका अंजाम भी उसके बड़े भाई जैसा हो सकता है। ये बात सुनते ही उसके पिता ने उसे जोर से थप्पड़ मार दिया। किम समझ गया कि बहस का कोई और फायदा नहीं है और वहाँ से चला गया। रात भर सोने के बाद किम ने एक फैसला लिया। वो सीधा यूनी के घर पर गया और बोला कि अब हांसू को उसके बुरे कामों की सजा मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ हांसू अगले दिन भी सांगो को परेशान करता रहा। रोज रोज की बुलिंग से तंग आकर सांगो पूरी तरीके से टूट चुका था। उस रात तो स्कूल की छत पर पहुंच गया और अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लिया। लेकिन जब वो कूदने ही वाला था तभी डर के मारे पीछे हट गया। बेचारा सोंगो वहीं पर बैठकर बेबस होकर रोने लगा। तभी हांसू और उसके दोस्त उसे ढूंढते हुए वहां पर आ गए। उन्होंने सांगो को घसीट कर नीचे स्कूल ग्राउंड में ले गए और उससे पंचिंग बैग की तरह पीटना शुरू कर दिया। सांगो दर्द से तड़प रहा था जबकि वो सब उसकी तरफ देखकर बहुत ही हंस रहे थे। तभी वहाँ पर दो लाल हुडी पहने हुए लोग आ जाते हैं और ये कोई और नहीं बल्कि किम और यूनी थे। जब हांसू के दोस्तों ने पूछा कि ये कौन है तो यूनी ने मजाक में खुद को स्कूल का सुपर हीरोस बता दिए। इतना कहना था कि किम सीधा हांसू पर टूट पड़ता है जबकि यूनी उसके दोस्तों को संभालने लगा। किम की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो किसी भी फाइटिंग स्टाइल को बहुत ही जल्दी सीख लेता था। इस बार उसने सियोनगुंग के बॉक्सिंग मूव का इस्तेमाल करते हुए हांसू पर हमला किया। लेकिन हांसू भी कोई आम लड़का नहीं था और सालों से मुई थाई की ट्रेनिंग कर रहा था। शुरू में किम थोड़ा सा मुश्किल में पड़ गया, इसलिए यूनी उसकी मदद के लिए आगे आ गया। किम तुरंत यूनी की बात समझ गया और पहले बाकी बच्चे गुंडों को खत्म करने लगा। लेकिन हांसू यूनी पर भारी पड़ रहा था। जैसे ही किम ने आखिरी गुंडे को हराया उसने यूनी को पीछे हटने को कहा और खुद हांसू से भिड़ गया। इस बार किम ने हांसू को लगातार इतना मारा कि वो बहुत ही बुरी तरीके से चक्कर खा गया। आखिर में एक जबरदस्त स्पिनिंग किक लगाकर उसने हांसू को धो डाला। फाइट खत्म होने के बाद यूनी ने किम से फोन निकालने और वीडियो रिकॉर्ड करने को कहा। फिर उसने सांगो को बुलाया और हांसू को उसके सामने घुटने टेक कर माफी मांगने पर मजबूर कर दिया। यूनी ने सांगो से कहा कि माफ करना या ना करना उसकी मर्जी है। उसने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर दिल करे तो हांसू को वैसे ही पीट सकता है जैसे हांसू ने उसके साथ किया था। सांगो के दिल में हांसू के लिए बहुत ही गुस्सा था। यूनी की बात सुनते ही उसने आगे बढ़कर हांसू को जोर से लात मारी। ये देखकर किम और यूनी दोनों बहुत ही खुश हो गए क्योंकि उनकी पहली मिशन सफल हो चुकी थी। जीत की खुशी में यूनी बियर लेकर आ गया और दोनों ने सेलिब्रेशन किया। किम ने हांसू से माफी मांगते हुए वीडियो भी यूनी को भेज दी। किसी ने सोचा नहीं था कि एक दिन हांसू जैसा बोली इतना ज्यादा डरा हुआ नजर आएगा। बाद में दोनों ने जल्दी से अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहनी। यूनी कपड़े घर ले जाकर साफ करने वाला था। सेलिब्रेशन के बाद यूनी ने किम को साथ खाना खाने के लिए पूछा लेकिन किम ने मना कर दिया क्योंकि उसे तुरंत कोचिंग क्लास पहुंचना था। यूनी उदास होकर उसे जाते हुए देखता रहा। फिर वो हॉस्पिटल गया जहां पर उसका दोस्त हिंटे एडमिट था। यूनी ने बड़े उत्साह के साथ हांसू की बेइज्जती का पूरा किस्सा सुनाया लेकिन हिंटे ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। लगता था कि हांसू की बुलिंग ने उसके अंदर काफी गहरा जख्म छोड़ दिया था। अगले दिन मिड टर्म एग्जाम हुआ। किम ने एग्जाम को बहुत ही सीरियसली लिया जबकि यूनी आधा पेपर करने के बाद सो गया। लेकिन रिसर्च के दौरान ही एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। किसी ने सियोंगुन को हुक्म दिया कि वो किम को पकड़कर ली हुक के पास ले जाए। दूसरी तरफ ली हुक ने सियोंगुन को धमकी दी कि अगर उसने किम को पकड़कर उसके हवाले नहीं किया तो उसे कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन सियोंगुन अब दोबारा से बॉक्सिंग प्रैक्टिस शुरू कर चुका था और वो पुरानी गैंग वाली जिंदगी से दूर रहना चाहता था। होंगिल को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो बार बार सियोंगुन को अपने साथ वापस आने के लिए मनाने लगा। तभी किंग ने ये सब देख लिया और सीधा वहाँ पर पहुँच गया। उसने साफ शब्दों में होंगिल और उसके दोस्तों को चेतावनी दी कि अब सियोंगुन को परेशान ना करे। होंगिल अंदर ही अंदर गुस्से में था लेकिन किम की ताकत से डरता था इसलिए चुपचाप वहाँ से निकल गया। सियोंगुन ये सब देखकर बहुत ही सोच में पड़ गया। उसे डर था कि कहीं किम भी उन लोगों की तरह ना बन जाए। आखिर होंगिल और उसके दोस्त भी कभी आम स्टूडेंट्स ही हुआ करते थे लेकिन ताकत मिलते ही वो स्कूल के सबसे खतरनाक पुलिस बन गए थे। इसी बीच स्कूल में एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट आया जिसका नाम गांडे था। उसे सियोंगुन की क्लास में भेज दिया गया। क्लास में आते ही उसने
कॉर्नर वाली सीट को चुन लिया, लेकिन बदकिस्मती से वो सियोनगुन की सीट निकली। जब सियोनगुन क्लास में वापस आया और उसने अपनी सीट पर किसी और को बैठा देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। गांडे तुरंत उससे माफी मांगने लगा, लेकिन सियोनगुन ने माफी की जगह पर पैसे मांग लिए। हैरानी की बात यह थी कि गांडे ने बहस नहीं की, उसने पैसे निकाल भी लिए, लेकिन देने से पहले एक शर्त रख दी। उसने कहा कि वो यहाँ पर चैन से पढ़ाई करना चाहता है और सियोनगुन उसकी पढ़ाई में दखल ना दे। ये सुनकर सियोनगुन और धधक गया। उसने कहा कि अब गांडे को हर महीने उसे पैसे देने होंगे, वरना उसका हिसाब उसके शरीर से लिया जाएगा। जब सियोनगुन ने उस पर हमला करने की कोशिश की तो गांडे ने आसानी से उसके वार से बच लिया। शुरू में गांडे लड़ाई नहीं करना चाहता था, लेकिन जब सियोनगुन लगातार उस पर हमला करता रहा तो उसने भी जवाब देने का फैसला कर लिया। तभी टीचर क्लास में आ गया और सियोनगुन को मजबूरन अपनी सीट पर वापस बैठना पड़ा। ब्रेक के दौरान पर सियोनगुन का गुस्सा और बढ़ गया। तब उसके दिमाग में एक चाल आई। उसने सोचा कि किम और गांडे को आपस में भिड़ा दिया जाए। उसने होंगिल को अपनी योजना समझाई और होंगिल तुरंत किम के पास पहुंच गया। उसने झूठ बोलते हुए कहा कि नए ट्रांसफर स्टूडेंट स्कूल पर राज करना चाहता है और सियोनगुन को हरा चुका है और अब अगला निशाना किम का है। ये सुनते ही किम उस नए लड़के को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। दूसरी तरफ गांडे भी बार बार तंग आकर परेशान हो चुका था, इसलिए जब किंग उसके पास पहुंचा तो उसने एक ही शांत जगह पर चलकर बात करने को कहा। अब लग रहा था कि एक और बड़ी लड़ाई टक्कर शुरू होने वाली है। गांडे ने किम को समझाने की कोशिश की कि यहाँ पर कोई गलतफहमी हुई है, वो इस स्कूल में लड़ाई करने नहीं आया था। आज सियोनगुन के साथ जो कुछ हुआ वो सिर्फ सेल्फ डिफेंस था। लेकिन किम को लगा कि गांडे भी बिल्कुल पुलिस जैसा ही है। गुस्से में आकर उसने सीधा उस पर हमला कर दिया, लेकिन अगली पल गांडे ने कुछ तेज वार करके किम को पीछे हटा दिया। ये देखकर यूनी तुरंत बीच में आ गया। यूनी ने किम को शांत करते हुए कहा कि वो गांडे का मुकाबला नहीं कर सकता। फिर उसने गांडे से माफी मांगी और पूरी गलतफहमी समझाई। उसने बताया कि किंग असल में उस सियोनगुन की गैंग का हिस्सा समझ बैठा था। ये सुनकर गांडे ने किम से एक अजीब सवाल पूछा। उसने कहा कि जो काम किम कर रहा है वो पुलिस से कितना अलग है। किम ने तुरंत जवाब दिया कि वो सिर्फ उन लोगों को सजा देता है जो कि कमजोर स्टूडेंट्स को परेशान करते हैं। गांडे को किम की बात में दिलचस्पी लगी, लेकिन उसने एक और सवाल पूछ दिया। आखिर फैसला कौन करता है, कौन बुरा है और कौन अच्छा है? किसी और की नजर में किम खुद ही गलत इंसान हो सकता है। उसने किम को चेतावनी दी कि जो लोग हर प्रॉब्लम का हल मुट्ठी से निकालते हैं उनका अंजाम अक्सर अच्छा नहीं होता। गांडे के जाने के बाद यूनी ने किम को उसके बारे में और बताया। पता चलता है कि गांडे पहले के एक्सपेरिमेंटल स्कूल में पढ़ता था। ये स्कूल असल में उन वायलेंट स्टूडेंट के लिए एक तरह का रिफॉर्म सेंटर था। वहाँ टीचर खुद स्टूडेंट को लड़ने के लिए उकसाते थे और उनकी रैंकिंग उनकी ताकत के हिसाब से होती थी। हर दिन फाइट्स होती थी और जो सबसे ज्यादा मजबूत साबित होता था उसे नॉर्मल स्कूल में ट्रांसफर कर दिया जाता था। पर गांडे का यहाँ पर ट्रांसफर होना ही एक बात का साबित था, उस पूरे स्कूल का सबसे ताकतवर स्टूडेंट था। यूनी ने किम को समझाया कि गांडे से दुश्मनी करना बेवकूफी होगी, अगर मुमकिन हो तो उससे अपनी साइड में ही लेना चाहिए। तभी यूनी ने देखा कि सियोनगुन और उसकी गैंग चुपके चुपके गांडे का पीछा कर रहे थे। दोनों तुरंत उनके पीछे चल दिए ताकि पता लगा सके कि यहाँ पर क्या होने वाला है। दूसरी तरफ गांडे को पहले ही एहसास हो चुका था कि उसका कोई पीछा कर रहा है, इसलिए वो जानबूझकर एक सुनसान डेड एंड गली में पहुंच गया और वहीं पर रुककर उनका इंतजार करने लगा। जब सियोनगुन और जोनो उसके सामने आए तो गांडे ने एक बार फिर से शांति से कहा कि वो बस स्कूल में आराम से पढ़ाई करना चाहता है। लेकिन सियोनगुन के लिए अब उसकी ईगो का सवाल बन चुका था। वो पीछे हटने को तैयार नहीं था। आखिर गांडे को भी लड़ाई करनी पड़ी, लेकिन इस फाइट में शुरू से लेकर आखिर तक सिर्फ एक ही इंसान हावी था और वो था गांडे। उसने आसानी से सियोनगुन और जोनो दोनों को हरा दिया। जब दोनों जमीन पर गिर चुके थे तब उनके साथ आए बाकी लड़के भी डर गए और खुद ही रास्ते से हट गए। उस पल सबको समझ में आ गया कि गांडे कोई आम ट्रांसफर स्टूडेंट नहीं है, बल्कि एक असली मॉन्स्टर है। गांडे वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी यूनो उसका आवाज देकर रोक लेती है और रूफ टॉप वाली मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए माफी मांगती है और अपना फोन दिखाती है जिसमें गांडे की फाइटिंग रिकॉर्ड हुई होती है। लेकिन यूनी उसको बताती है कि उसकी कंप्लेंट नहीं करेगी, बल्कि फ्यूचर में जरूरत पड़ने पर वो उससे एक मदद लेना चाहती है। दूसरी तरफ वेगुम जैसे ही घर पर पहुंचता है तो उसका पिता उस पर गुस्सा करने लगता है। उसके खराब रिजल्ट और बार बार लेट होने की वजह से वो उसको मारने ही वाला था, लेकिन डोबिन बीच में आकर उसको रोक देती है और कहती है कि वायलेंस से बच्चों को समझाना सही नहीं है। उसके बाद हमें ब्रिज के नीचे एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डवान 2 क्लास से पैसे लूट रहा था, लेकिन उनके पास पैसे न होने की वजह से वो उन्हें मारने लगता है। तभी रेड मास्क पहने हुए 2 लड़के वहाँ पर आ जाते हैं और ड्वेन की टीम से फाइट करना शुरू हो जाती है। कुछ देर के बाद ड्वेन और उसके साथी हार जाते हैं, लेकिन ड्वेन चुपके से एक डंडा उठाकर वेगोम पर हमला करने की कोशिश करता है। ये देखकर वेगोम का गुस्सा फूट पड़ता है और वो ड्वान को बुरी तरीके से पीटना शुरू कर देता है। ड्वान को देखकर उसको अपने पास्ट की बुरी यादें आ रही होती है और ऐसा लग रहा था कि वो अपना कंट्रोल खो रहा है। शुरुआत में उनकी खुशी थी, लेकिन जल्दी उसको समझ में आ गया कि वेगुम हद से ज्यादा गुस्से में आ चुका है। वो तुरंत उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वेगुम डंडा उठाकर फिर से ड्वेन की तरफ बढ़ने लगता है। यूनकी को लगता है कि अब कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है, लेकिन अगले पल वेगुम उस डंडे को ड्वेन पर मारने की जगह पर पीछे रखी लकड़ी पर मार देता है। ये देखकर यूनकी तुरंत राहत की सांस लेती है, क्योंकि वेगुम ने आखिर वक्त पर खुद को कंट्रोल कर लिया। वहाँ से निकलने के बाद वेगुम अचानक से यूनी से पूछता है कि क्या तुमने कभी
कभी स्मोकिंग की है? विगोम यूनकी को बताता है कि उसने मिडिल स्कूल में स्मोकिंग की थी, लेकिन काफी टाइम पहले ही छोड़ दी थी। ये सुनने के बाद विगोम को अभी वाली फाइट याद आती है कि उसका मन सिगरेट करने को ट्राई कर रहा था। तभी यूनी उससे पूछती है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था, क्योंकि फाइट के दौरान ऐसा लग रहा था कि वो पूरी तरीके से अपना कंट्रोल खो चुका है। यूनकी उसको याद दिलाते है कि उनकी हरकतें अब किसी गैंग से कम नहीं लग रही थी। ये सुनने के बाद दोनों थोड़े से ऑकवर्ड हो जाते हैं, लेकिन तभी यूनकी के फोन पर कॉल आती है और उसको पता चलता है कि होन हॉस्पिटल में होश में आ गया है। ये खबर सुनते ही यूनकी तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाती है। यून को होश में देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद यूनकी को याद आता है कि हुन को परेशान करने वाले कुछ पुलिस अब भी बचे हुए हैं। दूसरी तरफ वेगोम के घर पर उसका पिता बताता है कि कल उसके बड़े भाई के रूम की सफाई करवाई जाएगी। उसका मानना था कि वेगोम उस रूम की वजह से ही परेशान रहता है। ये सुनकर डोबिन बहुत ही हैरान हो जाती है, लेकिन वो मानती है कि अब उन्हें वेगोम पर ध्यान देना चाहिए। फिर डोबिन उसके पिता से पूछती है कि क्या उसने कभी नोटिस किया है कि वेगोम के चेहरे पर हमेशा चोट के निशान रहते हैं। उसको शक था कि वेगोम स्ट्रेस की वजह से लड़ाई झगड़ों में पड़ रहा है। तभी वेगोम घर वापस आता है। जैसे ही वो अंदर आता है, उसका पिता उससे उसके भाई का म्यूजिक प्लेयर मांग लेता है। डोबिन उसको रूम में जाने का इशारा करती है, लेकिन उसका पिता उसको फिर से रोक लेता है। वो कहता है कि तुम्हें अपने भाई की तरह बनना चाहिए। ये सुनने के बाद बेगम गुस्से में उससे पूछता है कि क्या आपको पता है कि भाई को ये म्यूजिक प्लेयर कितना पसंद क्यों था। फिर वो बताता है कि उसका भाई कहता था कि हेडफोन लगाते ही वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसका पिता मौजूद नहीं होता। और आखिर में बेगम अपने पिता से कहता है कि उसके भाई की मौत के जिम्मेदार कोई और नहीं, वो खुद है। बेगम की बात को सुनकर उसके माता पिता पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। दूसरी तरफ बेगम के दिमाग में अपने भाई की यादें चल रही होती है, जहां पर हमें पता चलता है कि उसका भाई मरने से पहले कई बार उसको परेशान और टॉर्चर कर चुका था। उसी रात बेगम और यूनकी डॉन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। जाने से पहले यूनकी उसको समझाती है कि इस बार पिछली बार की तरह अपना कंट्रोल मत खोना, क्योंकि अब बेगम पहले से भी ज्यादा डेंजरस लगने लगा था। जब वो दोनों डॉन के हाइडआउट पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि डॉन पहले से ही उनका इंतजार कर रहा होता है। इतना ही नहीं, उसने अपने साथ बहुत ही सारे लोगों को भी बुला लिया था। यूनकी को तुरंत समझ में आ जाता है कि सिचुएशन खराब है, लेकिन बेगम को इस बात से कोई परवाह नहीं थी। कुछ देर की फाइट के बाद बेगम और यूनी बुरी तरीके से गिर जाते हैं और ड्वेन के लोग उन्हें पकड़ लेते हैं। उसके बाद ड्वेन उनका मजाक उड़ाने लगता है। यूनकी का चेहरा देखते ही उसको पहचान जाता है और वो समझ जाता है कि वो हंट का बदला लेने के लिए आए हैं। फिर जब बेगम की मास्क उतारने की बारी आती है तो ड्वेन उसको पहचान नहीं पाता, इसलिए बेगम खुद को स्कूल का सुपर हीरो बता देता है। उसकी ये बातें सुनकर ड्वेन और उसके सारे साथी हंसने लगते हैं। बेगम इसी मौके का फायदा उठाता है और तुरंत उन पर हमला कर देता है, जिसके बाद वो और यूनकी किसी तरीके से उनके चंगुल से निकल जाते हैं। दोनों जल्दी से खिड़की की तरफ भागते हैं और चेयर की मदद से गिलास को तोड़कर वहां से भाग निकलते हैं, लेकिन ड्वेन और उसके साथी भी उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। तभी डिलीवरी वैन चला रहा सुनजुन उन दोनों को जान बचाकर भागते हुए देख लेता है। वो तुरंत उनकी मदद करने के लिए अपनी गाड़ी को मोड़ लेता है, जिसकी वजह से बेगम और यूनकी आखिर वहां से बचकर निकल जाते हैं। सेफ जगह पर पहुंचने के बाद यूनकी कुछ समझाना चाहती थी, लेकिन वैन की बातों से बेगम पहले ही समझ चुका था कि यूनकी असल में हंट के लिए बदला लेना चाहता था, इसलिए उसको किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ती। तभी बेगम सुनजुन से पूछता है कि क्या वो आज रात उसके यहाँ पर रुक सकता है, क्योंकि इस हाल में घर वापस नहीं जाना चाहता था। आखिर में सुनजुन और बेगम जिम के अंदर ही रात गुजारने का फैसला कर लेते हैं। जिम में रात गुजारने के दौरान सुनजुन बेगम को समझाता है कि उसे अब लड़ाई झगड़ों से दूर रहना चाहिए। वो कहता है कि जितना ज्यादा तुम फाइट करोगे उतनी ही उसकी आदत पड़ती जाएगी और एक टाइम ऐसा भी आ सकता है जब तुम खुद ही लड़ाई ढूंढने लगोगे। सुनजुन उसको सलाह देता है कि अगर उसे सच में फाइटिंग पसंद है तो बॉक्सिंग सीखे, लेकिन बाहर के गुंडों से लड़ना बहुत ही बेकार है। इसी बीच बेगम के फोन पर काय की कॉल आती है, लेकिन कोई भी किसी का फोन नहीं उठाता। आखिर में अपने पिता को मैसेज भेज देता है कि आज रात अपने दोस्त के साथ बिलियर्ड्स क्लब में रुकने वाला है। दूसरी तरफ डॉन और उसके साथी किसू के पास पहुंच जाते हैं और उसको रेड मास्क वाले लड़के के बारे में बताते हैं और उसको फाइट की रिकॉर्डिंग भी दिखाते हैं। वीडियो देखने के बाद किसू की नजर उस लड़के पर पड़ती है जो कि खुद को स्कूल का सुपर हीरो कह रहा था। किसू उसमें इंटरेस्ट लेने लगता है और उन दोनों को ढूंढने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन बदले में वो ज्यादा पैसे मांगता है और डील को तुरंत पक्की हो जाती है। अगले दिन किसू सीधा बेगम के पास पहुंच जाता है। वहाँ पर वो एक लड़के से रास्ता पूछता है, लेकिन उसको कोई जवाब नहीं मिलता। इसी बात पर किसू गुस्सा हो जाता है। तभी सिनकुन को पता चलता है कि कोई उसके एरिया में दादागिरी कर रहा है। वो तुरंत उस लड़के को पकड़कर किसू के सामने ले आता है, लेकिन किसू उसको ऑर्डर देता है कि यूनी को यहाँ पर लेकर आओ। ये सुनकर सुनकुन को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसे किसी का हुक्म मानना पसंद नहीं था। जब सुनकुन उसकी बात नहीं मानता तो किसू उस पर हमला कर देता है। सुनकुन भी फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसू के सामने टिक नहीं पाता। आखिर में किसू उसकी टांग को तोड़ देता है और ये देखकर उसके सारे दोस्त डर जाते हैं और तुरंत यूनकी को बुलाने चले जाते हैं। जब यूनकी और वेगुम वहाँ पर पहुँचते हैं तो वेगुम तुरंत किसू से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन यूनकी उसको रोक देता है। वो कहता है कि ये मेरी पर्सनल फाइटर है और मैं इसे खुद हैंडल करूंगा। किसी को देखते यूनी का अपना पुराना पास्ट याद आ जाता है, जहाँ पर किसी ने यूनकी और हांटे को मजबूर किया था कि वो दूसरे स्टूडेंट से पैसे लूटे। उसी वक्त यूनकी डर कर पैसे दे देता है और झूठ बोल देता है कि उसने लूट लिया, लेकिन
लेकिन हांटे ऐसा करने से मना कर देता है और साफ साफ कहता है कि उसने किसी को नहीं लूटा। ये सुनकर पुलिस बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन हांटे नहीं चाहता था कि यूनकी भी मुसीबत में फंसे, इसलिए वो यूनकी को वहाँ से जाने के लिए कहता है और खुद सब कुछ सहने का फैसला करता है। यूनी को तुरंत अपना पास्ट याद आता है और उसको तुरंत एहसास होता है कि उसे हांटे को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। वो आपस मुड़ने का फैसला करता है, लेकिन तभी उसको ऊपर रूफटॉप से शोर सुनाई देता है। जब वो ऊपर देखता है तो हांटे को पुलिस रूफटॉप के किनारे तक धकेल चुके होते हैं। यूनकी उसको बचाना चाहता था, लेकिन डर की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाता और उसकी आंखों के सामने ही हांटे नीचे गिर जाता है। रियलिटी में वापिस आते यूनकी फैसला करता है कि अब वो कभी भी भागेगा नहीं। ये सोचकर वो सीधा कीसू पर हमला कर देता है, लेकिन कीसू उसको बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता और कुछ ही पल में यूनकी को उड़ाकर फेंक देता है। उसके बाद कीसू की नजर वेगुम पर पड़ती है और वो उससे पूछता है कि क्या यूनकी ने तुम्हें बदला लेने के लिए भेजा है, लेकिन वेगुम कहता है कि उसको उनके पुराने झगड़े से कोई मतलब नहीं है। वो तो बस इन गुंडों से परेशान हो चुका है, इसलिए इन्हें पीटना चाहता है। इतना कहकर वेगुम भी कीसू पर टूट पड़ता है। शुरुआत में कीसू उसको हल्का सा समझाता है, जिसकी वजह से उसको काफी अटैक लग जाते हैं, लेकिन जैसे ही कीसू सीरियस होता है वैसे ही फाइट का पूरा रुख बदल जाता है। कुछ ही देर में वेगुम पूरी तरीके से हारने लगता है, यहाँ तक कि कीसू उसका एक हाथ भी तोड़ देता है। वेगुम दर्द से जमीन पर गिर पड़ता है और अपने टूटे हुए हाथ को पकड़ लेता है, लेकिन कीसू यहीं पर नहीं रुकता। वो उसके टूटे हाथ पर जोर जोर से पैर रख देता है और उसको धमकी देता है कि गलत लोगों के साथ रहने से यही अंजाम होता है। उसके बाद कीसू और भी खतरनाक कदम उठाने लगता है। तभी वहाँ पर अचानक से गांडे आ जाता है। गांडे उसको रोक देता है और कहता है कि बात को और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। कीसू गांडे को अच्छे से जानता था, इसलिए मन मारकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन जाते जाते वो वेगुम का म्यूजिक प्लेयर भी अपने साथ ले जाता है और उससे कहता है कि अगर हिम्मत है तो आकर खुद वापस ले लेना। उसके बाद गांडे यूनकी की तरफ देखता है और कहता है कि अब उसका एहसान पूरा हो चुका है। इधर जमीन पर पड़ा हुआ वेगुम धीरे धीरे बेहोशी जैसी हालात में चला जाता है। तभी उसको अपने बड़े भाई की पुरानी यादें आने लगती है। जब उसका भाई कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा था, तब उसका भाई बहुत ही स्ट्रेस में रहता था और हर बार अपना गुस्सा वेगुम पर निकालता था। वो अक्सर उसका गला दबा देता था और बहुत ही बुरी तरीके से परेशान करता था। एक दिन वेगुम ने बचने के लिए उसके हेडफोन्स खींच लिए, जिसके बाद उसका भाई और भी ज्यादा गुस्से में आ गया और उसको पीटना शुरू कर दिया। सबसे बुरी बात यह थी कि जब डोबिन को इसके बारे में पता चला, तब भी उसने उसे रोकने की जगह पर उसके भाई को संभाला। ऐसा लगता था कि जब भी उसका भाई स्ट्रेस में होता था, वो अपना सारा गुस्सा सिर्फ वेगुम पर ही निकालता था। फ्लैशबैक में पता चलता है कि जहाँ पर सुजुम मेडिकल स्कूल में सिलेक्ट हो गया था, तब वेगुम को लगा था कि अब वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिर्फ एक ही महीने के बाद सुंजुम ने घर आकर कहा कि वो पढ़ाई छोड़ना चाहता है। ये सुनते ही उसके फादर बहुत ही गुस्सा हो गए और उन्हें डांटने लगे। उस रात सुंजुम फिर से वेगुम के पास आया। वेगुम को लगता था कि वो अपना गुस्सा निकालने के लिए आया है, लेकिन इस बार सुंजुम शांति से उसके साथ बैठकर बात करता रहा। जाते वक्त वो अपना म्यूजिक प्लेयर वेगुम के पास छोड़ देता है और अपने कमरे में लौट जाता है। कुछ देर के बाद वो खिड़की से कूदकर अपनी जान दे देता है और ये याद आते ही वेगुम अचानक से नींद से उठ जाता है। अब वो हॉस्पिटल में एडमिट है। यूनकी अब भी सबको यही झूठ बोल रहा था कि वेगुम सीढ़ियों से गिर गया था, लेकिन इस बार उसके फादर को यकीन नहीं था। जैसे ही वेगुम होश में आता है, उसके फादर सीधा पूछते हैं कि उसकी ये हालत किसने की। वो कहते हैं कि जिम्मेदारी इंसान को जेल भेज देंगे। तब वेगुम अपने फादर की तरफ देखता है और जानबूझकर हियांशु का नाम ले लेता है। वो देखना चाहता है कि उसके फादर सच में क्या करेंगे, लेकिन हियांशु का नाम सुनते ही उसके फादर एकदम से चुप हो जाते हैं। अगले दिन वो स्कूल जाकर वेगुम का विड्रॉवल पेपर्स जमा कर देते हैं। उनका प्लान है कि हॉस्पिटल के डिस्चार्ज होते वेगुम को अमेरिका पढ़ने भेज दिया जाए। दूसरी तरफ यूनकी हॉस्पिटल में हांटे से मिलता है। वो गिल्टी फील कर रहा होता है और वो पूछता है कि क्या हांटे उससे नाराज है क्योंकि उसे छोड़कर भाग गया था, लेकिन हांटे सच बताता है कि किसू और उसके साथी पहले से ही शर्त लगा रखे थे कि यूनकी वापस आएगा या नहीं। जब यूनकी सच में लौटा, तब किसू ने डिसाइड किया कि यूनकी को सजा देगा और हांटे को छोड़ देगा। हांटे नहीं चाहता था कि यूनकी उसकी वजह से और मुसीबत में पड़े, इसलिए उसने जानबूझकर उन लोगों को भड़काया और इसी गुस्से में किसू उसे छत के किनारे तक ले गया था। ये सच जानने के बाद यूनकी के दिल का बोझ काफी हद तक हल्का हो जाता है। रात को वेगुम की हालत और ज्यादा अजीब हो जाती है और उसे फिर से सुंजुम दिखाई देने लगता है। जब सुंजुम मुड़कर चलने लगता है तो वेगुम भी उसके पीछे चल पड़ता है। थोड़ी देर के बाद डोबिन की नींद खुलती है, लेकिन तब तक वेगुम अपने रूम से गायब हो चुका था। डोबिन घबराकर पूरे हॉस्पिटल में वेगुम को ढूंढने लगती है। जब वो रूफ टॉप पर पहुंचती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वेगुम रेलिंग पर बैठा होता है। सुजुम की मौत याद आते ही डोबिन बुरी तरीके से डर जाती है और रोते हुए उससे नीचे आने की भीख मांगती है। वो वेगुम से माफी मांगती है। डोबिन मानता है कि वो ना सुंजुम को बचा पाई और ना ही वेगुम को। उसे पता था कि दोनों भाई बहुत ज्यादा प्रेशर में थे। उसे ये भी पता था कि उनके फादर हद से ज्यादा सख्त थे, लेकिन अपनी इज्जत और शोहरत के चक्कर में उसने भी अपने बच्चों को सब कुछ सहने दिया। ये सब बोलते बोलते डोबिन इमोशनल हो जाती है। उसकी सांसें तेज होने लगती है और अपना सीना पकड़कर जमीन पर बैठ जाती है। तभी एक हाथ उसकी तरफ बढ़ता है। वेगुम खुद उसे संभालने के लिए आगे आता है। ये देखकर डोबिन की जान में जान आ जाती है और वो तुरंत वेगुम को गले लगा लेती है। इसके बाद माँ और बेटा साथ में हॉस्पिटल रूम में आ जाते हैं, लेकिन रूम का दरवाजा खुलते ही उनके फादर इंतजार
इंतजार करते हुए मिलते हैं और सीधा अनाउंस कर देते हैं कि वेगुम को अमेरिका भेजा जा रहा है। वेगुम इस फैसले के खिलाफ होता है, लेकिन उसकी कोई भी बात नहीं सुनी जाती। तब डोबिन पहली बार खुलकर उसके फादर का विरोध करती है और कहती है कि वो लगभग अपना एक बेटा खो चुकी है और अब वेगुम को खुद प्रोटेक्ट करेगी। दूसरी तरफ अगले दिन गांडे स्कूल में जा रहा था, तभी किसु का आदमी उसका रास्ता रोक लेते हैं और सब बदला लेने के लिए आए होते हैं। गांडे सोचता है कि ये छोटा मोटा काम और जल्दी निपटा देगा। शुरू में वो कई गुंडों को आसानी से गिरा देता है, लेकिन तभी कुछ और ज्यादा खतरनाक लड़के आ जाते हैं। लड़ाई के दौरान एक आदमी छुपकर गांडे पर हमला कर देता है, जिससे कि उसका सर घूमने लगता है। मौका देखकर दूसरा आदमी उसे पकड़ लेता है और जोर से जमीन पर पटक देता है। इस भयानक गिरावट से गांडे का कंधा डिस्कोलेट हो जाता है। अब सिचुएशन उसके कंट्रोल से बाहर निकलने लगती है। वो बचकर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी किसु खुद सामने आ जाता है और एक जबरदस्त किक मारकर उसे गिरा देता है। अब किसु का असली गेम शुरू होने वाला होता है। वो गांडे के साथ 1v1 फाइट करना चाहता है। उसे पता होता है कि गांडे का कंधा इंजर्ड है, इसलिए वो बार बार उसी जगह पर अटैक करता रहता है। लेकिन गांडे भी हार मानने वालों में से नहीं था। उसे याद होता है कि किसु की आंखें भी अभी तक पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई, इसलिए वो भी किसु की कमजोरी को टारगेट करने का फैसला करता है। गांडे को याद था कि किसु की आंखें अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई, इसलिए मौका मिलते ही वो बार बार उसकी आंख पर किक मारता रहता है। फिर कुछ जबरदस्त पंचेस भी लगाता है, जिससे कि किसु के मुंह से खून निकलने लगता है। ये देखकर किसु और गुस्से में आ जाता है और सीधा उस पर टूट पड़ता है। गांडे उसकी गर्दन पकड़कर कंट्रोल करता है, लेकिन जब उसे लगता है कि किसु हार मान गया तो थोड़ा सा केयरलेस हो जाता है और असल में किसु सिर्फ नाटक कर रहा था। अचानक किसु पलटवार करता है, गांडे को जमीन पर गिरा देता है और लगातार पंचेस मारने लगता है। आखिरकार गांडे की ताकत जवाब दे देती है। जाते जाते किसु उसे वार्निंग देता है कि आज के बाद दूसरों के मामलों में दखल ना दे। फिर अपने आदमियों को बाकी का काम खत्म करने को कहकर वहाँ से चला जाता है। जब यूनकी को इस बात का पता चलता है तो तुरंत हॉस्पिटल पहुँचता है। वहाँ गांडे पूरी तरीके से पट्टियों में लिपटा हुआ होता है। इधर वेगुम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है। डोबिन अपने और वेगुम के लिए अलग अपार्टमेंट रेंट के लिए लेती है, ताकि कुछ वक्त दोनों आराम से रह सके। फिर से काम पर लौटने की तैयारी करती है और फैसला करती है कि स्कूल के बाद में बात करेंगे। अब उसकी प्रायोरिटी सिर्फ वेगुम की खुशी होती है। वो चाहती है कि उसका बेटा खुलकर जिए, मुस्कुराए और जो करना है वो करे। उसी रात यूनकी किसु के पास वेगुम का म्यूजिक प्लेयर लेकर वापस पहुंचता है। किसु ये सुनते ही बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है और उसे पार्किंग लॉट में ले जाकर फाइट करना शुरू करने लगता है। यूनकी अब भी किसु जितना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, लेकिन इस बार वो पहले से काफी ज्यादा बेहतर फाइट करता है और किसी को भी अच्छी खासी चोट पहुंचा देता है। कुछ देर के बाद किसु का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। वो म्यूजिक प्लेयर यूनकी को वापस दे देता है और उसे वहाँ से चले जाने को कहता है। दूसरी तरफ वेगुम एक और बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। उसका ग्रैंडफादर पुलिस और एक साइकियाट्रिस्ट को लेकर डोबिन अपार्टमेंट पहुंच जाता है। वो सबको बताता है कि डोबिन मेंटली अनस्टेबल हो चुका है और फैमिली के खिलाफ बगावत कर रहा है। वेगुम समझाने की कोशिश करता है कि उसकी माँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन ग्रैंडफादर किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होता। डोबिन समझ जाते कि सीधा टकराना बेकार है, इसलिए वो लॉयर सीओ को फोन करती है और फिलहाल डॉक्टर के साथ जाने के लिए मान जाती है। जाने से पहले वो वेगुम की तरफ देखकर वादा करती है कि वो जल्दी से वापस आएगी और उसे अपने साथ ले जाएगी। लेकिन बेचारा वेगुम सिर्फ देखता रह जाता है, जबकि उसकी माँ को वहाँ से लेकर जाया जाता है। इसके बाद ग्रैंडफादर जबरदस्ती वेगुम को अपने साथ ले जाता है। उसने अमेरिका में उसके लिए एक नया स्कूल भी ढूंढ लिया होता है। ग्रैंडफादर वेगुम को घर में चुपचाप रहने का हुक्म देता है और अमेरिका भेजने की तैयारी करने लगता है। लेकिन तभी वेगुम को यूनकी का कॉल आता है। सिग्नल पर गाड़ी रुकते ही अचानक से डोर खुलकर बाहर निकलता है। ग्रैंडफादर उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन वेगुम उसके हाथ नहीं आता। थोड़ी देर के बाद वेगुम उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर यूनकी ने मिलने के लिए बुलाया था। यूनकी उसका म्यूजिक प्लेयर वापस कर देता है और उसे मुसीबत में डालने के लिए माफी भी मांगता है। वो बताता है कि उसने म्यूजिक प्लेयर की थोड़ी रिपेयर कर दी है और अब फिर से काम करता है। यूनकी जानता होता है कि वेगुम जल्दी अमेरिका जाने वाला है, इसलिए दोनों इमोशनल तरीके से अलविदा कहते हैं। वेगुम हेडफोन्स लगाता है और गाना सुनते ही उसे अपने भाई सुनजुम की याद आ जाती है। अगले दिन वेगुम सीधा किसु के स्कूल पहुंच जाता है और गेट पर उसका इंतजार करता है। किसु उसे देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है। वो वेगुम को किसी और जगह पर चलने को कहता है, लेकिन वेगुम मना कर देता है। आज वो सब कुछ यहीं पर खत्म करना चाहता है। किसु जब उसके हाथ पर लगी कास्ट को देखता है तो उसका मजाक उड़ाने लगता है। फाइट शुरू होते ही किसु वेगुम को बहुत ही बुरी तरीके से पीट देता है। दोनों लड़ते लड़ते सड़क पर पहुंच जाते हैं और कुछ देर के बाद किसु भी थकने लगता है और वेगुम को मौका मिल जाता है पलटवार करने का। वेगुम का एक पंच किसु को और भड़का देता है और उसे पकड़कर पास खड़ी कार की तरफ फेंक देता है। वेगुम सीधा कार की खिड़की से टकराता है और गिलासेस टूट जाते हैं। ये देखकर आसपास के लोग भी दूर हटने लगते हैं। किसु हंसते हुए कहता है कि लड़ाई स्ट्रेस दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है। फिर वो बताता है कि वो और उसके जैसे लोग लड़ाई पसंद करते हैं क्योंकि वो सब कोडा है। किसु की ये बात सुनते ही वेगुम को अपने फादर की याद आ जाती है। वेगुम मुस्कुराकर खड़ा होने की कोशिश करता है और कहता है कि वो कभी भी किसु जैसा नहीं बनेगा। इसके बाद दोनों फिर से एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। आखिर में वेगुम अपने कास्ट वाले हाथ से किसु के सर पर जोर से वार करता है। किसु के सर से तुरंत खून बहने लगता है। फिर वेगुम अपने हाथ से बची हुई प्लास्टर तोड़
तोड़कर हटा देता है और एक आखिरी जबरदस्त पंच मारता है। इस बार कीसू सीधा जमीन पर गिर जाता है। वहाँ पड़े पड़े वो वेगुम के म्यूजिक प्लेयर को देखता है और वो सोचता है कि वो दोनों भी उस मशीन की तरह ही है। दोनों टूट चुके होते हैं और शायद से अब उन्हें कोई ठीक नहीं कर सकता। कीसू जमीन पर गिरा हुआ होता है और वेगुम को भड़काने की कोशिश करता है, लेकिन वेगुम अब उसकी बातें सुनने के मूड में नहीं होता। वो लगातार उसके चेहरे पर पंचेस मारता रहता है। कीसू समझ जाता है कि वेगुम के अंदर भी दर्द भरा हुआ है और वो शायद से भी अपने घर वालों से बहुत ही कुछ सहना पड़ा है। ये सुनते ही वेगुम और गुस्सा हो जाता है और उसे चुप रहने को कहता है। तभी वेगुम को फिर से हेलुसिनेशन दिखाई देने लगता है। उसकी नजर में कीसू अभी सुजुम बन जाता है, कभी उसके फादर और आखिर में खुद वेगुम की शक्ल ले लेता है। गुस्से में वेगुम जोर से वार करने जाता है, जैसे कि वो अपने सारे दर्द और यादों को मिटा देना चाहता हो। सबको लगता है कि इस बार वेगुम पूरी तरीके से कंट्रोल खो देगा, लेकिन अचानक वो रुक जाता है। कीसू भी हैरान रह जाता है। वो चाहता है कि वेगुम लड़ाई को पूरी तरीके से खत्म करे, लेकिन वेगुम बस थोड़ी सी हंसी हंसता है, फिर अपने हेडफोन्स पहन लेता है और शांत हो जाता है। जब सिचुएशन और बिगड़ने वाली होती है तब यूनकी और उसके फादर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। यूनकी वेगुम को समझाता है कि अब यहाँ पर रुक जाना चाहिए। उसके फादर भी पहली बार वेगुम की हालत को देखकर सच में घबरा जाते हैं। तभी वेगुम आसमान की तरफ देखता है और उसे अपना वो सपना याद आ जाता है। सुजुम को नीला आसमान बहुत ही पसंद था और अब वेगुम भी अपनी जिंदगी की पहली फाइट लेने वाला था। सबकी नजरें उस पर टिकी होती है। फिर अचानक वो किसी के सीने पर जोर से किक मारता है और उस फाइट का हमेशा के लिए अंत कर देता है। कुछ समय के बाद डोबिन वेगुम के लिए एक नया स्कूल ढूंढ लेती है। हैरानी की बात यह होती है कि वही स्पेशल स्कूल होता है जहाँ पर गोंडे पहले पढ़ चुका था। स्कूल भेजने वाले दिन डोबिन अपने बेटे को गले लगाकर कहती है कि अपना ख्याल रखना और एक दिन वापस लौटना। वेगुम भी अपनी नई जिंदगी की तरफ एक कदम आगे बढ़ा देता है। जब वो बस में बैठा होता है तो उसके पास यूनकी बैठा हुआ मिलता है। पता चलता है कि यूनकी ने भी ट्रांसफर एप्लीकेशन दे दिया था और वो भी उसके साथ इस स्कूल में जा रहा है। स्कूल पहुंचते ही उनका स्वागत कुछ अलग ही अंदाज में होता है। कुछ स्टूडेंट्स अब भी सो रहे होते हैं तो टीचर उन्हें मार कर जगा देते हैं। ये देखकर ही वो समझ जाते हैं कि ये स्कूल बिल्कुल आम नहीं है। वेगुम और यूनकी स्कूल के गेट की तरफ देखते हैं। उन्हें बताया जाता है कि स्कूल में सर्वाइव करने के लिए टॉप 10 फाइटर्स में जगह बनाना जरूरी है। सिर्फ तभी उन्हें ट्रांसफर होने का मौका मिलेगा और इसी के साथ वेगुम और यूनकी की एक नई और बहुत खतरनाक जर्नी शुरू हो जाती है, जहाँ पर उनका सामना पहले से भी ज्यादा पावरफुल दुश्मनों से होने वाला था। और इसी के साथ ये सीजन यहीं पर एंड हो जाता है। तो मिलते हैं इसके सीजन 2 में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।